हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका स्टडी स्मार्ट वे में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश से कुछ 30 प्रश्नों का एक सेट लेकर आए हैं। बहुत टाइम हो गया था, आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का कोई भी मॉडल पेपर नहीं आ रहा था, इसलिए आज आप लोगों के लिए 30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज सामाजिक और ग्रामीण परिवेश से संबंधित एक मॉडल पेपर लाए हैं, जिसको कि आप लोगों को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाने चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर क्लास आप लोगों को पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किन से संबंधित है? यानी कि संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किसने कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण। तो ये संसद आदर्श ग्राम योजना, इसको SAGY भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो इसका शुभारंभ ये जयप्रकाश नारायण जी ने इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कराया गया था। और यहाँ पूछा गया है किससे संबंधित है, तो ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा SAGY का शुभारंभ ये 11 अक्टूबर लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में 11 अक्टूबर को इनकी जयंती होती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2014 में संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कराया था और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो गांव का विकास करना था। और जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक भी कहा जाता है, यानी कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो कार्यक्रमों का मनरेगा के साथ विलय कर दिया गया था? मनरेगा के साथ किन दो कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया? SGRY एंड NFFWP, SGRY एंड SJSY, NFFWP एंड JRY, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन दो कार्यक्रमों का मनरेगा के साथ विलय हुआ था वो आपके पहले ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और ये जो आपकी NFFWP है, ये राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यानी कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है। ये आपके जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इन दोनों का ही मनरेगा के साथ विलय कर दिया गया था। और विलय कब हुआ, तो वो 2018 में विलय हुआ है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? 1999 में, 2001 में, 1996 में या फिर 1995 में? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है, इसका पहले नाम था जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना इसका ओल्ड नाम है। और इसको कब शुरू किया गया है, तो वो 1 अप्रैल 1999 में इसको शुरू किया गया है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है 1999, तो ये सही हो जाएगा। कब किया गया? 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वो है ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व प्रथम अयुत्तम धान का नामकरण हुआ है। केंद्रीय धान संस्थान जो है, जो कि कटक में है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और यहाँ से बन गया है कि केंद्रीय धान संस्थान कहाँ पर है, तो वो कटक में है। तो वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा विश्व में प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण क्या किया गया? जो विश्व में सर्वप्रथम धान है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी धान है, उसका क्या नाम रखा गया है? अनुश्री, चांदनी, K402 या फिर लूनी श्री? तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी धान है उसका नाम है लूनी श्री। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको एक बात और बता देते हैं, ये जो केंद्रीय धान संस्थान है, इसकी स्थापना 1960 में हुई है। और ये कहाँ पर है, तो ये कटक में है। कटक यानी कि उड़ीसा में। और ये सबसे पुराना धान संस्थान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो या फिर ग्रामीण विकास से संबंधित हो, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और लेखपाल, ये हर एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनका कोई लिमिटेड एरिया नहीं है, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत होते हैं इस तरह के प्रश्न, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी भूल मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुफरी या फिर धर्मशाला? तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये शिमला में स्थित है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शिमला के बेमलोई में स्थित है। बेमलोई एक जगह है शिमला की, वहीं पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये कहवा के पेड़ है और ये कहवा के बीज जो आपको दिख रहे हैं रेड कलर में, ये कहवा के बीज है, इनसे कॉफी तैयार की जाती है। अंग्रेजों ने सबसे पहले कहवा बागान कहाँ लगाए थे? अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्हीं ने सबसे पहले कहवा यानी कि कॉफी के बागान लगाए थे। अब वो कहाँ पर लगाए थे वो आपको पता करना है। चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में या फिर वायनाड में? तो अंग्रेजों ने जो सर्वप्रथम कॉफी के बागान लगाए थे वो चिकमंगलूर में लगाए थे। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इससे थोड़ी और जानकारी निकालते हैं। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भारत में कहाँ होती है? यानी भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। और अगर पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए फेमस है और भारत में कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूंजीवादी खेती किन देशों में प्रचलित है? पूंजीवादी खेती कहाँ होती है? रोमानिया एवं पोलैंड में, ब्रिटेन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूक्रेन एवं आर्मीनिया में या फिर ये सभी? तो जो पूंजीवादी खेती होती है वो ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। ये भारत में इस तरह की खेती नहीं होती है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? जहाँ पे सबसे अधिकतर बाढ़ आती है जिससे कि लोगों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, खेत उनके पूरे के पूरे बाढ़ में बह जाते हैं जिससे उनका भारी नुकसान होता है, ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? दियारा खेती, तर खेती, तैरती खेती या फिर आर्द्र खेती? तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो खेती होती है उसको दियारा खेती कहते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भोजपुरी में ये शब्द अधिकतर प्रचलन में है। ये ज़्यादातर जो नदियों के किनारे गांव बसे होते हैं उधर जो खेती होती है, क्योंकि वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। नदी के किनारे वाले जो गांव होते हैं वहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है, इसलिए वहाँ पर दियारा खेती होती है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में, 1975 में, 1980 में या फिर 1991 में? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना ये हुई है 1965 में। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 8 जनवरी 1965 में हुई है। और ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो विजय पाल शर्मा है वर्तमान में इसके अध्यक्ष। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो विजय हैं और इसकी स्थापना 8 जनवरी 1965 को हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? जो भारत में पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज फैजाबाद में या फिर पंतनगर में? तो जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना पंतनगर में हुई है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और कब हुई है तो वो भी आपको बता देते हैं, 17 नवंबर 1960 में। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर प्रश्न से लगभग 2 से 3 प्रश्न और बन जाते हैं। इससे कि आपका समय की बचत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी हो जाती है और आपका पिछला रिवीजन भी थोड़ा बहुत इसमें हो जाता है। तो इसको देखते चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा।
तो ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई है, 17 नवंबर 1960 में हुई है। पंतनगर कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो वो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, इनको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहली बात तो ये क्या है एरिड जोन? तो ये है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसको शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। और इसका एक नाम और है, वो भी आपको बता देते हैं, इसको काजरी भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। कहाँ स्थित है चलिए देखते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4, जैसलमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर गंगानगर में। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो, ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1959 में की गई है। इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अधोलिखित में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन इनमें से किसमें है? सोयाबीन में, अंडा में, उड़द में या फिर मशरूम में? है तो सभी में, लेकिन पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें है, तो वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मशरूम में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। मशरूम कई रोगों के उपचार के लिए बहुत अच्छी सब्जी के रूप में उभर कर सामने आया है। मशरूम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? शहतूत उत्पादन से, संतरा उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर झींगा उत्पादन से? तो जो गुलाबी क्रांति है उसका संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका संबंध प्याज उत्पादन से भी है। अगर यहाँ पर प्याज उत्पादन होता तो वो भी सही होता, वैसे झींगा मछली भी सही है। तो गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली के उत्पादन के लिए फेमस है। और इसके जनक कौन है? तो वो है दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। झींगा मछली सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये समुद्र में पाई जाती है झींगा मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? पूछा गया है कौन सा जिला नहीं आता है जो तराई के क्षेत्र में है। ऐसा कौन सा जिला नहीं आता है तराई के क्षेत्र में? पीलीभीत, गोरखपुर, सहारनपुर और लखीमपुर खीरी। तो जो जिला तराई के क्षेत्र में नहीं आता है वो है आपका थर्ड ऑप्शन सहारनपुर। ये आपका सही हो जाएगा। सहारनपुर तराई के क्षेत्र में नहीं आता है। सहारनपुर से संबंधित एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपके इन्वायरमेंट के पेपर में भी पूछ दी जाती है और आपके सामान्य ज्ञान में भी पूछ दी जाती है कि शाकंभरी देवी का विश्व प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगता है। ये मेला बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। इसमें हजारों लाखों की संख्या में भीड़ होती है शाकंभरी देवी के मेले में। ये आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो वो सहारनपुर में लगता है। और जो आपका प्रश्न था उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है, तो वो सहारनपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ है? फरवरी 2004 में, अप्रैल 2004 में, सितंबर 2004 में या फिर नवंबर 2004 में? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन किया है वो 18 नवंबर 2004 में किया है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। डेट भी याद रखिएगा, 18 नवंबर 2004। और इसके आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ। और कब हुआ? तो 18 नवंबर 2004 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आशा करते हैं आप लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सभी आप लोगों की समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने अपने नोट्स ज़रूर बना लिए होंगे। उनका टाइम पर रिवीजन भी करते रहिए और आगे की पढ़ाई आपकी बरकरार रहेगी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत पूछा गया है कब की गई। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं 1 अप्रैल 2001 को, 1 मई 2002 को, 1 जुलाई 2001 को या फिर 1 मार्च 2002 को। तो कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जो था वो 18 से 50 वर्ष तक के लोगों को जीवन बीमा उपलब्ध कराना था, जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करवाना था 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए। और इसकी शुरुआत कब हुई है? तो वो 1 जुलाई 2001 को। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 को हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम ये जो था इसमें ज़्यादा उपज के बीजों का प्रयोग किया गया था। तो ये कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1964-65 में, 1965 और 66 में, 1966 और 67 में या फिर 1955 और 56 में। तो ये अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम जो है ये 1965-66 में शुरू किया गया था पैदावार को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 2001 में, 1999 में, 1995 में, 1988 में। तो जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना है पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 में हुई है। तो यहाँ आपका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 अगस्त 1988। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है किसके लिए? नाबार्ड ये संस्था बनाई गई व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु, ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु या फिर निर्यात विकास हेतु। नाबार्ड का आपके सामने फुल फॉर्म लिखा है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कृषि ग्रामीण विकास। तो यहाँ पर पूछा गया है नाबार्ड ये संस्था किसके लिए बनाई गई है? तो ये कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई गई है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो GR चिंतला, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में, वर्तमान अध्यक्ष GR चिंतला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सघन कृषि क्षेत्र, इसको गहन कृषि भी कहा जाता है। तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया? देखते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1963, 1964, 1965, 1960 और 1961 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1963 में हुई है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं क्या है। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको फोटो में दिख रहा होगा केसर देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही ज़्यादा महंगा होता है। तो पूछा गया सबसे ज़्यादा केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और केरल। तो सबसे ज़्यादा केसर जहाँ होता है वो जम्मू कश्मीर है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको फोटो में दिख रहा है तो आपको बता देते हैं केसर किस लिए महंगा है। तो आपको बता देते हैं कि केसर के एक फूल से मात्र 3 धागे ही मिलते हैं, इसलिए केसर बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। और भी थोड़े प्रश्न आपको इससे संबंधित बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है सेब यानी कि एप्पल। केरल में मसाले होते हैं, केरल को मसालों का
बगीचा भी कहा जाता है। केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, तो आप समझ गए होंगे हिमाचल प्रदेश में सेब होते हैं, जम्मू कश्मीर में केसर होता है और केरल में मसाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है? स्वजल धारा योजना, देखते हैं कौन सा सही है। यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है, या फिर यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो जो ये स्वजल धारा योजना है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है, यानी कि इस पर केंद्र सरकार और जो स्थानीय समुदाय है दोनों का ही बराबर का अधिकार है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चीन में, भारत में, पूर्वी सोवियत संघ में या फिर क्यूबा में। तो जो सामूहिक कृषि है इसका अर्थ होता है जहाँ पर कई किसान मिलकर एक साथ खेती करते हैं, उसको सामूहिक कृषि कहा जाता है। तो इसका सर्वप्रथम किस देश में प्रचलन हुआ है? तो वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी सोवियत संघ। पूर्वी सोवियत संघ में सबसे पहले इस तरह की खेती का प्रचलन हुआ है और इसको सामूहिक खेती को पूर्वी सोवियत संघ में क्या कहा जाता है? तो इसको कॉल खोज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? धूसर क्रांति सेब उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या फिर शलजम उत्पादन से। तो जो धूसर क्रांति है उसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 16 नवंबर को या फिर 24 नवंबर को। तो जो विश्व खाद्य दिवस है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी 2021 में इसकी थीम क्या थी वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसकी थीम थी हमारे कार्य हमारा भविष्य है, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन। ये इसकी 2021 में थीम थी। इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। इस तरह के प्रश्नों में थीम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। फिर चाहे वो इन्वायरमेंट के लिए पूछा जाए, किसी भी विषय में पूछा जाए, तो एक बार अपने 1-2 साल पहले की थीम को जरूर देख लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट होती हैं और पूछ ली जाती हैं। हमारे कार्य हमारा भविष्य है, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बी.एम. व्यास समिति किससे संबंधित है? बी.एम. व्यास कॉरपोरेट गवर्नेंस, दीर्घकालीन अनाज नीति, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार या फिर कर नीति। तो ये जो आपकी कॉरपोरेट गवर्नेंस है ये नरेश चंद्र समिति से संबंधित है। इसको भी देख लीजिएगा। कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है ये नरेश चंद्र समिति से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बी.एम. व्यास समिति किससे संबंधित है? तो ये कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च कृषि क्या है और ये किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? देखते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, मृदा विकारीय क्षेत्रों में, क्षारीय मृदा क्षेत्र में या फिर अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जो समोच्च कृषि है, समोच्च या फिर सीढ़ी नुमा खेती जो होती है ये सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में होती है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अपरदन प्रभावित जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पर अपरदन होता है यानी कि मिट्टी खिसकती रहती है, उन क्षेत्रों में इस तरह की खेती होती है और ये खेती कम लागत वाली और प्रभावशाली विधि है खेती की। यह आपको दिख रहा होगा, इस तरह की खेती ऐसी ऊंची नीची जगहों पर की जाती है और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में,
राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि किस राज्य में कितना ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो 77.72% है। तो यहाँ पर सभी राज्यों के ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत लिखा है। उत्तर प्रदेश में है जो वो 77.72 है, बिहार में 75.11 है, राजस्थान में 88.70 है और हिमाचल प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा है वो 89.96, लगभग 90% है यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र इंदौर में, भोपाल में, कानपुर में या फिर झांसी में? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये झांसी में स्थित है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो वो 8 मई 1988 को इसकी स्थापना की गई है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो दक्षिण में है पठारी भूभाग पूछा गया, उसको किस नाम से जाना जाता है? विंध्य का पठार, सतपुड़ा का पठार, बघेलखंड का पठार या फिर बुंदेलखंड का पठार? तो जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है पठारी भूभाग वो बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विंध्य की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। इसको बुंदेल का पठार कहते हैं। और आपको बता देते हैं भारत का जो सबसे विशालतम पठार है वो कौन सा है? तो वो है दक्कन का पठार। भारत का सबसे विशालतम पठार है दक्कन का पठार। यह है भारत का विशालतम पठार दक्कन का पठार। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। आप लोगों ने 30 प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और अपने नोट्स में लिख लिया होगा। जो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा या जो आपको नहीं आता हो वो सभी नोट कर लिया होगा। अब उसका अच्छे से रिवीजन भी करते रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको और इसी तरह की वीडियो टाइम पर मिलती रहे और आपका टाइम भी उसमें बच जाए। तो आज के लिए अब इतना ही, कल की क्लास में और देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।